हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसपी स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रेगुलर क्लासें हमारी रेगुलर आ रही हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं। देखो, आगे पिछली क्लास में हमने सिलेबस पर चर्चा के बारे में पढ़ लिया था। हमने राजस्थान जीके के बारे में पढ़ा था कि राजस्थान जीके को हम राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का कल्चर, राजस्थान की ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, राजस्थान की पॉलिटी इत्यादि में बांटकर पढ़ते हैं, जिसमें हमने राजस्थान के इतिहास का जो सिलेबस है उसके बारे में हमने स्टार्ट किया था कि प्राचीन इतिहास में क्या क्या पढ़ते हैं, मध्यकालीन इतिहास में क्या क्या पढ़ते हैं, आधुनिक इतिहास में क्या क्या पढ़ते हैं। तो जैसा कि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है सिलेबस परिचर्चा का, तो आप पहले उसे देखें फिर इस पे आए। तो चलिए दोस्तों, आगे स्टार्ट करें हम। तो देखो, कल हमने जैसा चर्चा की थी कि जो इतिहास है वो अपना 3 भागों में बटा हुआ है। इतिहास को एक्चुअली 3 भागों में बांटते हैं और 3 भाग जो हैं वो है प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। इनके जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में हमने चर्चा की थी कि इसमें सिक्के शिलालेख प्रशस्ति पढ़ते हैं हम। इसमें जो पढ़ते हैं वो है राजवंश। प्रमुख जो पढ़ना होता है वो है राजवंश। आधुनिक में हम क्रांति, एकीकरण, किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, उनके बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पे। इन तीनों में जो सबसे बड़ा जो प्रमुख माना जाता है वो है मध्यकालीन। सबसे बड़ा है मध्यकालीन। तो मध्यकालीन के बारे में हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए मध्यकालीन। तो मध्यकालीन जो राजस्थान का इतिहास है उसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे। मध्यकालीन में पढ़ना क्या है? राजवंश। विभिन्न राजवंशों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। मेवाड़ है, कई सारी रियासतें थी। मेवाड़ रियासत जिसमें गोहिल वंश ने शासन किया, मारवाड़ों में राठौड़ों ने शासन किया, चौहान राजवंश हम पढ़ेंगे, इत्यादि कई ऐसे राजवंश हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे जो प्रमुख जो वंश माना जाता है राजस्थान का वो है गोहिल वंश। और गोहिल वंश जो है वो कहाँ पे राज करता था? मेवाड़। तो पहले हम पढ़ते हैं सबसे पहले मेवाड़ रियासत। तो आज का जो हमारा बिंदु रहेगा वो है मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं मेवाड़ रियासत के बारे में कि मेवाड़ रियासत थी क्या, है क्या मेवाड़ रियासत में। पहला जो बिंदु है वो ये है कि मेवाड़ रियासत कौन से क्षेत्र को कहते हैं, कौन सा क्षेत्र ऐसा था जिसको मेवाड़ के नाम से जाना जाता था। तो सबसे पहले इसके क्षेत्र की बात करें कि कौन सा क्षेत्र मेवाड़ में आता है, मेवाड़ के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र शामिल है। तो क्षेत्र में हम देखें उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, ये जो जिले हैं ये मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा मैं 2 जिलों की और बात करूं, सलूम्बर और शाहपुरा। सलूम्बर और शाहपुरा ये सभी जिले वो हैं जो राजस्थान में मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आते हैं। तो मेवाड़ रियासत अंतर्गत आने वाले जिलों में उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, सलूम्बर और शाहपुरा 2 नए जिले हैं। बाकी तो ये पहले के जिले हैं 33 जिलों में। ये अभी 2 जिले नए बने हैं, सलूम्बर और शाहपुरा। शाहपुरा भीलवाड़ा से अलग हुआ है और सलूम्बर उदयपुर से अलग हुआ है। तो ये था मेवाड़ का क्षेत्र कि मेवाड़, कौन से क्षेत्र को हम मेवाड़ के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखो, अगला जो बिंदु है क्षेत्र के बाद वो आता है प्राचीन नाम। कि मेवाड़ के प्राचीन नाम कौन कौन से थे। मेवाड़ के प्राचीन नाम, मेवाड़ के प्राचीन नाम। प्राचीन नामों में देखिए, प्राचीन नामों में हम पढ़ते हैं मेदपाट। ऐसा कहते हैं कि प्राचीन काल में यहाँ पे मेद, या मैं कहूं मेड़ जाति अधिक होने के कारण इस क्षेत्र का नाम मेदपाट पड़ गया। और धीरे धीरे मेव के कारण ही इसका नाम क्या पड़ गया? मेवाड़ पड़ गया। प्रागवाट, प्रागवाट भी इसी को कहा जाता है। सिवी जनपद, ये प्रमुख है
क्योंकि महाभारत काल में इस क्षेत्र को शिवी जनपद के नाम से जाना जाता था। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि महाभारत काल में जब राजस्थान या भारत जनपदों में बटा हुआ था तो उस समय इस क्षेत्र को शिवी जनपद के नाम से जाना जाता था। और शिवी जनपद की उस समय राजधानी हुआ करती थी, राजधानी की मैं बात करूं तो राजधानी हुआ करती थी मध्यमिका, जिसे नगरी कहते हैं वर्तमान में। और नगरी कहां पर है बताओ? चित्तौड़। नगरी कहां पर है दोस्तों? चित्तौड़ में। तो जिसका मध्यमिका, जिसको नगरी कहा जाता है, और वो कहां पर है? चित्तौड़ में। तो ये कुछ प्राचीन नाम हैं। मेदपाट के नाम से मेवाड़ को जाना जाता है, प्रागवाट के नाम से मेवाड़ को जाना जाता है, शिवी जनपद के नाम से मेवाड़ को जाना जाता था महाभारत काल के अंतर्गत। इसकी राजधानी मध्यमिका हुआ करती थी। ये हो गया इसका प्राचीन नाम। अब मैं बात करूं कि यहां पर कौन से वंश ने शासन किया। मेवाड़ रियासत में कौन से वंश ने शासन किया? तो उस वंश से पहले हम ये देखें कि मेवाड़ कौन से वाले क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, कौन सा वाला क्षेत्र, यानी राजनीतिक जो हम मानचित्र की अगर हम बात करें तो मानचित्र में ये वाला भाग कहां पे आता है? कौन से वाले भाग की हम बात कर रहे हैं? ये राजस्थान का एक हमने प्रतीकात्मक मैप बनाया है जिसमें ये वाला हिस्सा, ये आपका था मेवाड़। ये वाला हिस्सा जो है वो मेवाड़। इधर दो जिले पड़ते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये दोनों ही जिले वांगड़ क्षेत्र में आते हैं और ये मेवाड़ में शामिल नहीं है। थोड़ा सा ये ध्यान रखना। तो मेवाड़ की बात करें, ये वाला क्षेत्र मेवाड़ में शामिल होता है और डूंगरपुर बांसवाड़ा मेवाड़ में शामिल नहीं होते हैं, वो वांगड़ क्षेत्र में आते हैं। नीचे वाले दो जिले छोड़ दीजिए और ये वाला जो दक्षिणी भाग है ये किस में शामिल होता है? मेवाड़ में शामिल होता है। तो इस क्षेत्र पर शासन करने वाला वंश कौन सा था, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो वंश में देखें हम तो यहां पे जो शासन किया था वो था गोहिल वंश। गोहिल वंश, कौन सा वंश? गोहिल। गोहिलों को ही हम सिसोदिया कहते हैं। आगे चर्चा करेंगे कि क्यों गोहिलों को सिसोदिया कहा गया, क्या कारण है कि गोहिलों की ही सिसोदिया शाखा अलग बनी, इनका नाम गोहिल से सिसोदिया पड़ गया, उसके पीछे क्या कहानी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये गोहिल और ये सिसोदिया। इस वंश के बारे में कुछ प्रमुख बातें हैं गोहिलों के बारे में कि विश्व का सबसे प्राचीनतम वंश कौन सा है? गोहिल। प्राचीनतम, या मैं कहूं ये भी कह सकते हैं हम जीवित वंश, जो आज तक लगातार कंटिन्यू है, लगातार चल रहा है, वो कौन सा वंश है? गोहिल वंश। एक क्षेत्र पर सर्वाधिक समय तक शासन, एक क्षेत्र पर सर्वाधिक समय तक शासन, सर्वाधिक समय तक शासन अगर किसी वंश ने किया है तो वो भी कौन है दोस्तों? गोहिल। गोहिलों ने एक क्षेत्र पर सबसे ज्यादा समय तक क्या किया है? शासन किया है। तो एक बात ये भी ध्यान रखना थोड़ी सी कि विश्व का सबसे बड़ा प्राचीनतम वंश कौन सा? गोहिल वंश। और एक क्षेत्र पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश भी कौन सा? गोहिल वंश। गोहिलों के हम मैप की बात करें तो कौन से वाले क्षेत्र को गोहिल बोलते हैं? वो इस क्षेत्र पर गोहिलों ने राज किया, यानी मेवाड़ जो रियासत है वो इस क्षेत्र को कहा जाता है, ये मेवाड़ की शाखा। इसके अलावा और हम चर्चा करें कि गोहिलों के इस वंश में, ये जो गोहिलों का वंश है ये गोहिल वंश है, ये गोहिल वंश अपने आप को, यानी यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो शासक हुए, वे अपने आप को सूर्यवंशी मानते थे। तो गोहिल कौन थे? सूर्यवंशी। किसी ना किसी से इनकी उत्पत्ति होती है और इनकी उत्पत्ति जो है वो सूर्यवंशी से मानी जाती है। तो गोहिल अपने आप में क्या थे? सूर्यवंशी थे। दूसरा, एक जो प्रमुख बात है गोहिलों की वो ये है कि गोहिल अपने आप को हिंदू व सूरज कहते थे। हिंदुओं का सूरज, हिंदुओं की रक्षा करने वाले, हिंदू व सूरज कहने वाले कौन? गोहिल। गोहिल सूर्यवंशी थे और अपने आप को हिंदू व सूरज के नाम से पहचानते थे। अगली बात करें कि इनका आदर्श वाक्य क्या है?
आदर्श वाक्य की हम चर्चा करें तो जो इनका आदर्श वाक्य है वो इनके झंडे पर भी है कि जो मेवाड़ का राज चिन्ह है, राज ध्वज है, उसपे भी आदर्श वाक्य लिखा हुआ है। इनका आदर्श वाक्य है जो दृढ़ राखे धर्म को, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, अर्थात जो अपने धर्म पर अडिग रहता है, धर्म की रक्षा के लिए अपना पूर्णतः न्यौछावर कर देता है, उसकी रक्षा स्वयं करतार करता है। तो अपने धर्म पे बने रहेंगे तो उसकी रक्षा कौन करेगा? स्वयं भगवान उनकी रक्षा करेगा। तो दोस्तों ये कुछ सामान्य सा परिचय था, वंश से संबंधित था। हम आगे एक बार इसको पुनः देख लेते हैं कि कौन सा वाला क्षेत्र मेवाड़ कहलाता था। जैसे उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और 2 नए जिले सलूमर और शाहपुर, इन सबको मिला के मेवाड़ रियासत बनती थी। क्षेत्र की बात करें मानचित्र में तो राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है उसका ये वाला भाग, डूंगरपुर बांसवाड़ा को छोड़कर, क्योंकि डूंगरपुर बांसवाड़ा बांगड़ क्षेत्र में आते हैं, तो बाकी वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? मेवाड़ कहलाता है। मेवाड़ के प्राचीन नाम देखे हमने, प्राचीन नामों में मेदपाट इसको कहते थे। मेव जाति की अधिकता थी इसलिए नाम धीरे धीरे मेवाड़ पड़ गया। मेदपाट इसको कहते थे, प्रागवाट इसको कहा जाता था। फिर तो महाभारत काल में तो इसका नाम सिबी जनपद था। सिबी जनपद के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सिबी जनपद की राजधानी मध्यमिका हुआ करती थी, जिसको नगरी कहते थे, और ये वर्तमान में कहाँ पर है? चित्तौड़ में है। कौन से वंश ने शासन किया यहाँ पे? तो वो है गोहिल वंश। गोहिल वंश या इसी को बोलते हैं हम सिसोदिया वंश। गोहिलों की बात करें तो विश्व का सबसे प्राचीनतम जीवित वंश कौन सा? गोहिल। इसके अलावा एक क्षेत्र पर सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला वंश भी कौन सा? गोहिल। एक क्षेत्र पर सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला वंश गोहिल। गोहिलों को सूर्यवंशी माना गया है और गोहिल अपने आप को हिंदू का सूरज भी बोलते हैं। गोहिलों का जो मैं कहूँ मेवाड़ का जो आदर्श वाक्य है, झंडे पर भी लिखा हुआ है, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करता है। अपने धर्म पे बने रहिए, स्वयं रक्षा कौन करेंगे? भगवान करेंगे। ये इसका क्या है? आदर्श वाक्य है। इसके अलावा देखो गोहिल का इतिहास है वो छोटा नहीं है, अपितु मुनोत नैन्सी और ये कहूँ कर्नल जेम्स टॉड, तो अपितु ये भी कहते हैं कि गोहिलों की एक अकेली मेवाड़ नहीं है, गोहिलों की 24 शाखाएं बताई हैं। गोहिलों की दोस्तों कितनी शाखाएं बताई हैं? 24 शाखाएं बताई हैं कि गोहिल एक ही स्थान पे नहीं, गोहिल 24 स्थानों पर राज करते थे, जिसमें से कईयों को आप जानते हो। जैसे मैं कहूं मेवाड़, नेपाल, कल्याणपुर, ये गुजरात में पड़ता है, चाकसू जिसको चाटसू भी बोला जाता है, नेपाल, महाराष्ट्र, इटीसी ऐसी कई ऐसी शाखाएं थी। 24 शाखाएं बताई हैं मुनोत नैन्सी और कर्नल जेम्स टॉड। मुनोत नैन्सी और कर्नल जेम्स टॉड गोहिलों की कितनी शाखाएं बताते हैं? 24। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आने वाले एग्जाम में भी इसकी संभावनाएं बनती हैं कि मुनोत नैन्सी और कर्नल जेम्स टॉड ने गोहिलों की कितनी शाखाएं बताई हैं। तो गोहिलों की 24 शाखाएं बताई हैं, जिसमें से मेवाड़ नेपाल में, कल्याणपुर, चाकसू महाराष्ट्र, इटीसी और भी हैं, जिसमें से हम सबसे प्रमुख पढ़ते हैं किसको बताओ दोस्तों? मेवाड़ को पढ़ते हैं। तो ये कुछ सामान्य सा परिचय था। आगे अब हम पढ़ते हैं, देखो ये तो था कि गोहिल कौन थे, अब हम पढ़ते हैं कि गोहिल जो मेवाड़ में थे ये कहां से आए, इनका यहाँ पे कैसे आगमन हुआ, कहां से आए। तो इसके बारे में विभिन्न मत हैं कि गोहिल यहाँ मेवाड़ में कैसे आए। यानी कि मैं कहूं कि गोहिलों की उत्पत्ति से संबंधित जो मत हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो गोहिलों की उत्पत्ति के विभिन्न मत हैं, उन पे चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख रहे हो आपकी क्लासें रेगुलर अपडेट हो रही हैं और आप बने रहिए पीएसपी स्टडी के साथ। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। लगातार आपको कंटेंट मिल रहा है और आप चाहे किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीईटी है, चाहे राजस्थान पुलिस है, विशेष तौर पे सीईटी के लिए ये विशेष बैच चलाया जा रहा है। इसमें आपको पूरी फुल एंड राजस्थान जीके मिलने वाली है, जिसमें हम राजस्थान का इतिहास हम सर्वप्रथम पढ़ रहे हैं और उसमें हमने मेवाड़ का इतिहास प्रारंभ किया है। मेवाड़ इतिहास की ये पहली क्लास है, तो मेवाड़ का इतिहास हम स्टार्ट ही किया है, जिसमें हमने सामान्य सा परिचय देखा कि मेवाड़ का है, वंश कौन सा था, कहाँ पे कौन सा क्षेत्र वाला था, प्राचीन नाम क्या क्या थे,
अब आगे हम पढ़ते हैं कि उत्पत्ति क्या है, यानी गोहिलों की उत्पत्ति। गोहिलों की उत्पत्ति से संबंधित मत, गोहिलों की उत्पत्ति से संबंधित मत। गोहिलों की उत्पत्ति से संबंधित मतों की मैं बात करूं तो पहला मत, पहला जो मत है कि गोहिलों को ब्राह्मण बताया गया है, गोहिलों को ब्राह्मण बताया। गोहिलों को क्या बताया गया है? ब्राह्मण बताया गया है। गोहिल कौन थे? ब्राह्मण। अब ब्राह्मण बताने वाले कौन थे, उनके बारे में हम चर्चा करें तो एक राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार हैं गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा ये कहते हैं कि गोहिल कौन थे? ब्राह्मण। अभी तो वो तो ये भी कहते हैं कि एक जगह पड़ती है गुजरात में आनंदपुर, ये बड़नगर गुजरात की प्रमुख जगह मानी जाती है, यहां से गोहिलों की उत्पत्ति हुई, यानी यहाँ के ब्राह्मण थे कौन? गोहिल, और यहीं से इनका उत्पन्न माना जाता है, यहाँ से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो गोपीनाथ शर्मा के बारे में ध्यान रखना। इसके अलावा और चर्चा करें, D.R. भंडारकर, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, ये भी ये कहते हैं कि गोहिलों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है। इसके अलावा कई ऐसे अभिलेख हैं जिनसे हमें ये सूचना मिलती है कि गोहिल ब्राह्मण थे। आहड़ अभिलेख, कुंभा के काल की मैं बात करूं, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में भी ये मिलता है कि गोहिल ब्राह्मण थे। एकलिंग महात्म्य, एकलिंग महात्म्य, रसिक प्रिया की टीका इत्यादि में ये मिलता है कि गोहिलों की उत्पत्ति किससे हुई है? ब्राह्मणों से हुई है, यानी गोहिलों को क्या बताया गया है? ब्राह्मण बताया गया है। तो पहला मत तो हम ये पढ़ते हैं कि गोहिलों को ब्राह्मण बताने वाले कौन कौन थे। गोहिलों को गोपीनाथ शर्मा ब्राह्मण बताते हैं, डॉक्टर भंडारकर, D.R. भंडारकर इसको ब्राह्मण बताते हैं, आहड़ अभिलेख में ब्राह्मण बताया गया है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, एकलिंग महात्म्य, रसिक प्रिया की टीका, इन सब में गोहिलों को ब्राह्मण बताया गया है। तो ये तो था पहला मत। अब मैं दूसरे मत की बात करूं, दूसरा जो मत है वो है गोहिलों को अरबों की संतान बताया। यानी कि बात करें तो ये मत जो दिया था वो दिया था अबुल फजल ने, और अबुल फजल ये कहता है कि गोहिल जो थे, गोहिल वो ईरान का एक शासक था, ईरान के शासक नौशेरवा खां, नौशेरवा खां आदिल, इसी का नाम मिलता है नौशेखा आदिल। गोहिलों को ईरान के शासक नौशेखा आदिल के वंशज बताया। नौशेखा आदिल के वंशज बताने वाला कौन? अबुल फजल। वो ये कहता है कि ईरान का जो शासक था नौशेखा आदिल, वो राजस्थान आता है और राजस्थान में आके रहता है और हिंदू महिलाओं के साथ विवाह स्थापित करता है, और बाद में उन्हीं से जो उत्पन्न संतानें थी वो क्या कहलाई? गोहिल कहलाई, वो गोहिल कहलाई। ये मत कौन देता है? अबुल फजल। तो अबुल फजल का भी एक मत था कि गोहिल कौन थे? ईरान के शासक नौशेरवा खां आदिल के संतान थे। दूसरा मत ये है। अब हम आखिरी मत की बात करते हैं, तीसरा मत। पहला गोहिलों को ब्राह्मण बताया गया है, दूसरा गोहिलों को अरबों की संतान बताया है। तीसरे मत की चर्चा करते हैं कि तीसरा मत क्या है। तीसरा मत दिया था कर्नल जेम्स टॉड ने। तीसरा मत देने वाला था कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान इतिहास के पिता भी कहा जाता है। इनका समर्थन भी किया था एक व्यक्ति ने, कवि राजा श्यामल दास। कवि राजा श्यामल दास इतिहासकार है अपने राजस्थान के, बहुत अच्छे, आगे पढ़ेंगे इनको, कवि राजा को। और कर्नल जेम्स टॉड के ऊपर तो एक पूरी वीडियो बनाने वाले हैं हम कि कर्नल जेम्स टॉड के बारे में क्या क्या प्रमुख बातें हैं, उन सबको बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो कर्नल जेम्स टॉड और कवि राजा श्यामल दास क्या कहते हैं, ये कुछ कहानी सी बताते हैं। और कहानी इस तरह से है कि एक जगह पड़ती है, एक रियासत पड़ती है बल्लभी नगर।
एक जगह पड़ती है बल्लभी नगर, बल्लभी नगर। और बल्लभी नगर की बात करें तो बल्लभी नगर का एक राजा था जिसका नाम था शिलादित्य। बल्लभी नगर का एक राजा था जिसका नाम था शिलादित्य। शिलादित्य की रानी का नाम था पुष्पावती। ऐसा कहते हैं कि पुष्पावती के पुत्र नहीं था, 3-4 पुत्रियां थी और पुत्रियों के बावजूद कोई पुत्र नहीं था। तो नेक्स्ट जब अगली बार जब पुष्पावती गर्भवती हुई, पुष्पावती गर्भवती हुई, तो पुष्पावती गर्भवती जब थी तो ये अपनी एक माता है जिसको ये मानते थे अम्बा माता। अम्बा माता है सिरोही में, अब उस सिरोही में है। अम्बा माता के दर्शन करने चली जाती है पुष्पावती। अम्बा माता के दर्शन करने आई पुष्पा। जब यहां दर्शन करने आई तो इधर क्या होता है, बल्लभी नगर पर अरबों ने आक्रमण कर दिया। अरबों का आक्रमण, बल्लभी नगर पर अरबों का आक्रमण हुआ और इधर पूरे राज्य को तहस नहस कर दिया। इधर शिलादित्य भी मारा जाता है और बल्लभी नगर को तहस नहस कर दिया। गुजरात में जगह पड़ती है बल्लभी नगर। बल्लभी नगर को तहस नहस कर दिया, शिलादित्य को मार दिया गया। इधर जब पुष्पावती यहां थी, पुष्पावती को खबर लगी कि बल्लभी नगर नष्ट हो चुका है, वापस जाने की सोच ही रही थी पुष्पावती। उधर पता लगता है कि शिलादित्य मारा गया है, बल्लभी नगर तहस नहस हो गया है। तो पुष्पावती सोचती है कि अब मैं वहां जाके क्या करूंगी, अब तो मुझे सती होना है। तो जैसे ही पुष्पावती सती होना चाहती है, लेकिन उसको वहां मना किया गया, ब्राह्मणों ने रोका, वहां के लोगों ने रोका कि आप सती नहीं हो सकती क्योंकि आप क्या हो, गर्भवती, और गर्भवती महिलाओं को सती होने का अधिकार नहीं दिया गया था। तो ये सती नहीं हो सकती। तो उस समय इसने कुछ समय बाद एक पुत्र को जन्म दिया और उस पुत्र को जन्म देने के बाद पुष्पावती क्या हो जाती है, सती। पुत्र को जन्म दिया और पुत्र को जन्म देने के बाद में सती हो जाती है। अब ऐसी मान्यता है कि उस पुत्र को डर के मारे कि इसको मार देने दिया जाए, उस पुत्र को गुफा में रखा जाता था। उस पुत्र को गुफा में रखा जाता था और गुफा में रखने के कारण उसका नाम क्या पड़ गया, गोहिल पड़ गया। उसका नाम गोहिल पड़ गया। तो एक थ्योरी जो है, एक कहानी जो है, ये कर्नल जेम्स टॉड सुनाते हैं और सबसे ज्यादा जो मानने वाली मत है वो भी यही है कर्नल जेम्स टॉड का कि शायद हाँ गोहिल इसी तरह से राजस्थान में आए थे। तो ये राजस्थान में गोहिलों की उत्पत्ति से संबंधित मत था और आगे चलकर गोहिल वंश की स्थापना करेगा, इसीलिए इस वंश का नाम गोहिल वंश पड़ा। तो किस तरह से गोहिल ने इसकी स्थापना की, क्या क्या कठिनाइयां सामने आई इसके गोहिल के बाद में हम पढ़ेंगे आगे बप्पा रावल तक कि बप्पा रावल कौन थे, बप्पा रावल ने क्या क्या प्रमुख घटनाएं बप्पा रावल से संबंधित हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्टिंग वाला जो पार्ट था हमने देखा कि गोहिल जो मेवाड़ रियासत है वो कौन सा वाला क्षेत्र मेवाड़ कहलाता है। मेवाड़ के अलावा हम बात करें कि प्राचीन नाम इसका क्या है, प्राचीन नाम के अलावा और देखें तो कि इनका जो प्रमुख वंश था वो कौन सा था। कर्नल जेम्स टॉड और मुनोत नैन्सी ने इनकी 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। बाद में हमने देखा कि इनकी उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मत क्या थे। पहला मत हमने देखा कि पहला मत जो है इनको ब्राह्मण बताया गया है, कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जहाँ पे इनको ब्राह्मण बताया गया है। दूसरा हमने ईरान के शासक नौशेरवा खां आदिल के बारे में पढ़ा कि अबुल फजल ये कहता है कि इनकी उत्पत्ति वहाँ से होती है। और अगला जो बिंदु है वो ये है कि कर्नल जेम्स टॉड और कवि राजा श्यामल दास और कर्नल जेम्स टॉड ये कहते हैं कि इनकी उत्पत्ति ये बल्लभी नगर के शासक शिलादित्य की मानी जाती है। तो गोहिल असल में शिलादित्य के वंशज थे, ये कहता है कर्नल जेम्स टॉड। तो यहां तक हमने इस वीडियो में देखा। दोस्तों अगर आपको इसके लिए कलरफुल नोट्स चाहिए, जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, जो भी कंटेंट आपको दे रहे हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, पीएसपी स्टडी पर टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, जिसमें आपको पूरा कंटेंट, पूरे कलरफुल नोट्स आपको राजस्थान की डे बाय डे क्लास के आपको वहां पे उपलब्ध हैं। तो पीएसपी स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाइए अधिक से अधिक, और जो ये वीडियो है इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।